नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। चुनावी दंगल का प्रारूप तैयार हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए तो नामांकन भी पूरा हो गया, लेकिन गांठें हैं कि पूरी तरह सुलझ नहीं रही है। अब सूत्रों की माने तो एनडीए से महायोद्धा गिरिराज सिंह नाराज हैं और बेगूसराय से वो नहीं लड़ना चाहते हैं, मगर उनके सहयोगी कहते हैं कि गिरिराज को हराना असंभव है। बिहार में हम के नेता अजित कुमार भी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि यहां 4 साल से तैयारी चल रही थी, लेकिन सीट हमको नहीं दी गई। हम यानी हम पार्टी को। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव कहते हैं कोसी में मध्य प्रदेश का नेता नहीं चलेगा। वोट वाम दल का भी यही हाल है, वो भी महागठबंधन के साथ लगभग नहीं है। बहरहाल बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नजर है। हमारे साथ विश्लेषण के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नजर है। नवादा सीट नहीं मिलने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पार्टी कह रही है कि गिरिराज को बेगूसराय से हराना असंभव है, यानी योद्धा पशु पेश में हैं और सहयोगी जोश से भरे हैं। गिरिराज सिंह को दुनिया के कोई खड़ा नहीं पाएगा। ऐसे कहूँ कर नहीं जाएंगे। गिरिराज मंत्र पड़ने वाला नहीं है। गिरिराज के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग खड़े करते हैं। मगर विपक्ष कमजोर है, यह दंगल से पहले कैसे मान लिया जाए कि जिस तरीके से इस देश में देश हित के सवाल पर और भाजपा के खिलाफ लोगों का एक गोलबंदी हो रहा है, यह गोलबंदी चुनाव में भी दिखना चाहिए। और उस गोलबंदी को बनाने के लिए न सिर्फ आंदोलनों में बल्कि राजनीतिक रैलियों में भी उस गोलबंदी को करने का प्रयास किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक और पूर्णिया सीट से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भागलपुर से आरजेडी के उम्मीदवार शैलेश कुमार, वहीं बांका से आकाश यादव हैं। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे हो रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल के नेता नाराज भी हो रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता अजीत कुमार मुजफ्फरपुर सीट हम के खाते में नहीं आने से काफी नाराज हैं। इनका कहना है कि पिछले 4 वर्षों से हम पार्टी मुजफ्फरपुर सीट के लिए तैयारी कर रही थी। सब लोगों का कहना है कि आप पार्टी से इस्तीफा करिए। वजह है कि महागठबंधन मुजफ्फरपुर सीट को नीलाम कर दिया। पिछले 4 वर्षों से हम मुजफ्फरपुर सीट पर लड़ने सघन तैयारी किए हुए थे। जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव भी महागठबंधन से नाराज हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कोसी और पूर्णिया में मध्य प्रदेश वाला नेता नहीं चलेगा। यहाँ की जनता उनके साथ है और आरजेडी के वोट पर भी उनका ही अधिकार है। अंतिम फैसला राहुल गांधी को करना है कि वो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे या नहीं। हमें यदि आप गठबंधन का हिस्सा से अलग करेंगे, लाभ मांगेंगे, तो हम उस कोसी की जनता का बेटा बनकर और पूर्णिया का बेटा बनकर हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। वाम दलों की कहानी आपको मालूम है। राजनीति में अभी आने वाले समय में न जाने क्या क्या गुल खिलेंगे। जीत हर किसी को चाहिए और लड़ाई जो अपने थे उनसे भी हो सकती है। आरोपों के नुकीले बाण चलेंगे, न जाने इसमें कौन कौन घायल होंगे। निशाना सटीक होगा या चूक जाएगा, हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो चाहते हैं कि जनता मत का प्रयोग अवश्य करें और सोच समझकर योग्य उम्मीदवार को ही अपना वोट दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। अब ये चुनावी दंगल है भाई, तो कई तो पहलवान इधर से उधर नजर आएंगे और कई पहलवान नाराज भी दिखेंगे। कई को पटकनी भी मिलती है, तो उससे वो बिफरते नजर आते हैं। ये सब चलेगा, लेकिन क्या इसका वाकई असर पड़ेगा? जहां जहां गठबंधन अपने अपने कैंडिडेट को चुनाव मैदान पर उतारने का फैसला कर लिया है, कि वाकई राजनीति में सीटें बहुत ज्यादा बिकने लगी हैं।
क्या ये सारे समीकरणों को ध्यान में नहीं रखते हुए किसी को भी आप पैसे के दम पर आप उम्मीदवार बना देते हैं? कई सारी उलझने हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और नवल किशोर यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। और समीर महासेठ, आप आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक मेहमानों के पास चले उससे पहले संजय जी, आप ही से जरा समझ ले पहले कि भाई देखिए, एक तो दोनों गठबंधन ने समीकरणों का ख्याल रखा जिसमें कास्ट बोलता है। इस बिहार चुनाव में कास्ट बोल रहा है और पूरे और पक्के तौर पर बोल रहा है। मसलन कि एनडीए के दो दल जो है, तीन दल, जिन्होंने अपने अपने तरीके से कास्ट को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन में भी ऐसे ही कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं। और दूसरा कि महागठबंधन में जिस तरह से हम के कुछ नेताओं की नाराजगी, महागठबंधन में नहीं शामिल होने को लेकर पप्पू यादव की अपनी नाराजगी, और फिर जो उहापों की स्थिति बन रही है, और फिर एनडीए में गिरिराज सिंह लगातार नाराज चल रहे हैं, तो क्या इतनी ज्यादा तरजीह देने वाली स्थिति एनडीए के लिए वो है? क्या वाकई इसका असर पड़ेगा या फिर कुछ और बातें हैं? समझाइए। दो तीन स्थितियां हैं। ये तो आपने सही कहा कि इस चुनाव में और खास करके बिहार के चुनाव में कास्ट साधे जाते रहे हैं। जहां पर जो वोट का गणित है, जहां पर जिस जातीय गणित के तहत जो कैंडिडेट फिट बैठते हैं उनको पार्टियां देते रही है टिकट, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। जो दूसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं कि उसको साधने में होता क्या है कि कभी कभी जो आपने कहा कि टिकट बेचने का आरोप लग जाता है, या वैसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है जो कैंडिडेट कहीं से पहले से दिखते नहीं हैं और वो एकाएक उसके उम्मीदवार हो जाते हैं, पार्टियों के उम्मीदवार हो जाते हैं। तो चाहे उस पार्टी के नेता हो या उस पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसके अंदर में एक नाराजगी दिखती है और उसका विरोध सामने दिखता है। जैसे हम लोग पहले ये कर चुके हैं कि औरंगाबाद का सीट एक नेचुरल सीट माना जाता था कि वो सत्येंद्र बाबू का या अनुग्रह बाबू के परिवार के ही लोग लड़ा करते थे, मिनी चित्तौड़गढ़। उस सीट को इस बार उन्हें नहीं दिया गया और एक व्यक्ति जो कल तक जेडीयू में थे वो तुरंत हम पार्टी में आते हैं और उनको वहां से लड़ाया जाता है लोकसभा का चुनाव। तो महागठबंधन के लोगों में देखा गया कि एक आक्रोश था, एक विरोध था कि भाई ये हमारा नेचुरल सीट था, हम लड़ते रहे हैं और ये सीट हम के खाते में दे करके एक वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जो कल तक जेडीयू में थे, आज वो फिर महागठबंधन में आकर के वो हम के उम्मीदवार हो गए। दूसरी तरफ जो मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर दिखा रहे थे, होता क्या है कि जब व्यक्ति पार्टी में आता है तो उसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा सर चढ़ के बोलने लगती है। लगता है कि चीजों को हम अपने तरीके से तय करेंगे, और जब गठबंधन में पार्टियों को वो सीट हाथ में नहीं आता है तो फिर वो अपना तेवर दिखाने लगते हैं कि चीजों को मैं तय करूंगा कि आपकी पार्टी में रहूं या मैं बगावती तेवर अपनाऊं। तो वहां पर भी या वो अपने जातीय दम्भ को भी भरते हैं कि ठीक है, अगर आप हमें उम्मीदवार नहीं बनाए तो जो हमारा जातीय वोट है वो आपके खिलाफ जाएगा, जो बेहतर परिणाम आपको नहीं दिला पाएगा। वही स्थिति बेगूसराय में देख रहे हैं। चूंकि वो सीट जब गिरिराज सिंह को दिया गया तो गिरिराज सिंह कहे कि नहीं, मैं तो नवादा से लड़ने वाला था, अगर हमें लड़ा दिया गया बेगूसराय से तो ये मेरी नाराजगी है, हम इससे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हर जगह पप्पू यादव को अगर आप देख लीजिए, जो बार बार वो कोसी अंचल की बात कर रहे हैं कि कोसी में चीजों को हम अपने तरीके से तय करते रहे हैं, और इस बार तो ना हमें कुछ तरजीह दी गई, ना हमारी पत्नी के लिए भी बहुत चीजें साफ सुथरी हो बन रही है, क्योंकि वहां से सुपौल से भी आरजेडी अपना उम्मीदवार घोषित कर दी है। तो इस तरह से चीजों को साधने में एक तो कि जो उम्मीदवार रहे हैं उनका आक्रोश दिखता है, और दूसरी तरफ पार्टियां भी अपने को असहज महसूस करती है। अब चीजें सेटल होती है नहीं होती है, ये तो चुनाव जब नजदीक आएगा तब हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। जी, तो पहले तो महागठबंधन में बहुत झोल है नजर आ रहा है, तो समीर महासेठ जी से ही समझ लेते हैं। समीर जी, क्या वाकई महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है
अलग अलग अलायंस ने जो अपने अपने कोटे से जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, वाकई लगता है कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है? नहीं, आपने संजय जी सही कहे कि जो स्थिति है बिहार का, और चूंकि 40 सीट में मैक्सिमम महागठबंधन को जीतना है, इसलिए कहीं ना कहीं पांचों मिल करके जो लोग सोचते हैं कि भाई इनका ये वजूद नहीं है जितना सीट दे रहे हैं, लेकिन ये धोखे में नहीं रहे। जो अति आवश्यक था, पार्टी लाइन पे बैठ करके उस सिचुएशन को रीड किया गया। आज जिनको जो आवश्यकता था, केवल मौका था कि सीपीआई सीपीएम और माले को भी जोड़ लेना, लोग लगे हुए हैं कि वो भी जुट जाता है तो महागठबंधन एक अच्छी स्थिति में 99% सफल हो जाता है। हम यही कह सकते हैं कि लोग लगे हुए हैं, महागठबंधन के लोग लगे हुए हैं, बट 95% हम लोग सफल हैं। और आने वाला समय में हम लोग जो 40 सीट में मैक्सिमम मोर देन 35 सीट्स हम लोग जीतेंगे। ये हमारे महागठबंधन का जो है वही हालात बन के रहेगा। सर, आपने तो रहम कर दिया, आप कह दीजिए कि 40 सीटों पर ही जीतेंगे, क्योंकि सभी दल तो यही दावा करते हैं, सभी गठबंधन। तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद कहता हूं, कम से 5 सीट आपने छोड़ दिया बाकी दलों के लिए। लेकिन सर, हमें समझना वो बुनियादी समस्याओं को लेकर है। कल तक आप लोग जिस तरह से एक हम ठोक कर, चाहे वामपंथ हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या बाकी यही 3 मुख्य रूप से, और एक हम हो, ये चारों जो आप लोग जिस तरीके से घेराबंदी करते रहे और जिन आलोचनाओं के आधार पर कसौटी पर खड़ा वो उतरने की कोशिश करते रहे, वहां तो सीट बंटवारे को लेकर तो अचानक पता चलता है कि वीआईपी इज वीआईपी नंबर 1। तो आखिर वीआईपी को आपने इतना ज्यादा महत्व दिया, उसके पीछे क्या वाकई विजिबिलिटी ही फैक्टर है? निश्चित तौर पे वीआईपी को सम्मान मिला, और वो सम्मान वामपंथ को नहीं मिला सम्मान आपकी नजर में? केवल उसके लीडरशिप नहीं उभर रहे थे। नहीं, वही हम कहे कि वामपंथी को भी 5 सीट चाहिए और माले को भी 1 सीट 2 सीट चाहिए, तो ले जाकर के 7 सीट उनको चाहिए। थोड़ा बनावट है, 40 में कितना सेक्रीफाइस आरजेडी करेगी, कितना कांग्रेस सेक्रीफाइस करेगी। लेकिन अगर हम एक सेक्शन को, वैसा सेक्शन जो दलित है, पीड़ित है, सोशल जस्टिस में नीचे है, हम वैसे लोगों को जोड़ लिए हैं ताकि आप ये मान के चले कि खिचड़ी है, सब चीज है, दाल भात सब्जी चोखा चटनी सलाद सब मिलाकर के पूर्णतः भोजन तैयार हो गया है। और जो ये भोजन करेंगे, शानदार भोजन करेंगे महागठबंधन का, और जब 35 सीट जीतेंगे तब आपको लगेगा संजय भाई, समीर जी ने कहा था कि ये मनोबल के साथ हम लोग कर रहे हैं। हम अच्छा सेंस में आपके दावे के लिए आपको शुभकामना। लेकिन फिलहाल तो चावल में बहुत सारे कंकड़ दिख रहे हैं सर। जहां आपने वीआईपी को 3 सीट दे डाला, वहां पर वामपंथी दलों को आपने उस लायक भी नहीं समझा। इसीलिए समझ में आता है कि कितना बढ़िया वितरण किया है। और नवल जी, ये बताइए कि एक गिरिराज जी को लेकर मामला शांत क्यों नहीं हो रहा है सर? ऊपर से कोई आदेश नहीं आ रहा है क्या? उनको छोड़ दिया आप लोगों ने ऐसे ही? कहां मामला खराब है कि आप गिरिराज सिंह के मामले में अच्छा शांत करने के लिए कर? अच्छा, जहां वो पार्टी से लड़े थे वो छोड़ना पड़ रहा है, थोड़ा मोड़ा तिल मिला हुआ। संजय जी, जब आप अपने घरों में रहते हैं और एक घर छोड़ के शहर में किराया पर दूसरा मकान में जाते हैं, तभी परेशानी होती है। ये कोई बड़ी सेंटिमेंटल मामला, ये कोई मनोवैज्ञानिक मामला है। हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। हमारी सिस्टमेटिक कौन होते हैं? बाजार भाव वाली हमारी पार्टी नहीं है। जिसे अभी समीर जी कह रहे थे कि क्या हम कौन होते हैं तूल देने वाले, वो तो कह रहे थे कि चटनी भात दाल सब कुछ सुंदर बना दिए हैं। वो सब सुंदर बनाए हैं, ये हम लोगों को खाने के लिए, हम लोग इनका 40 उम्मीदवार को खा जाएंगे। देखिए, अभी तक इन्होंने सीटों का बंटवारा नहीं किया है।
ये बाजार भाव देख रहे हैं, किस सीट पर किस टिकट पर कितना बाजार खड़ा होता है, उसी हिसाब से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नहीं तो हम लोगों ने तो एक एक सीटों को चैनलाइज करके घोषणा कर दिया। महागठबंधन को घोषणा करना चाहिए था, क्योंकि बाजार में अपने ब्रांड के नाम पर जो वो चाहते हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे आता है मार्केटिंग में वैसे वैसे वो सीट सेटल कर रहे हैं। तो एक मार्केटिंग के द्वारा सीट को सेटल करना और एक जनता की आकांक्षाओं पर सीट को सेटल करना, ये दोनों अलग बात है। और एक बात और मैं बता दूं, जो बार बार हम लोग कहा करते हैं कि बिहार में जातीय आधार पर ही चुनाव होता है। बिहार में नहीं, पूरे दुनिया में जातीय आधार पर चुनाव होता है, धर्म संप्रदाय के आधार पर, गोरा काला के आधार पर चुनाव होता है। हमारे यहां हमारी पार्टी कोई जातीय धर्म पर चुनाव नहीं लड़ती है। वो सबों के सबका साथ, सबका विकास, सबका वोट, सबके प्रधानमंत्री के हिसाब से चलते हैं और गांव गरीब किसान सारे लोगों के साथ मिलजुल के उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। और जब समय आ गया है कि ये जो बाजार भाव देख के टिकट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको पता चल जाएगा इस बार यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है। वो सर ठीक है सर, नवल जी घींच के बाजार में उतार रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। नवल जी ये बताइए, आपकी पार्टी कहती है कि दलितों के सबसे बड़ी हिमायती आपकी पार्टी है, पिछड़ों की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी है, और आपकी पार्टी में जो 17 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उस 17 उम्मीदवारों में से किसका वर्चस्व है सर? जरा ये समझा दीजिए बिहार को। क्या वर्चस्व, क्या पार्टी में क्या उम्मीदवार के तौर पर लड़ाई लगाना चाहते हैं? उम्मीदवार के तौर पर वर्चस्व नेता का होता है। नहीं, उम्मीदवार कितने ऐसे लोग आपने टिकट दिया? हमारे यहाँ सब वर्चस्व वाले ही हैं। कैसा उम्मीदवार सर जो बंटवारा हुआ है? कैसा उम्मीदवार क्या आप जरा कहिए तो मैं बता दूं। मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं, जैसे कि जेडीयू ने पिछड़ा और अति पिछड़ा पर फोकस किया, बीजेपी ने 10 मेरे ख्याल से सवर्णों को सीट दिया 17 में से, मतलब उम्मीदवार के तौर पर। अच्छा, मेरा सवाल वो था। अच्छा, तो आपका सवाल, हम देखिए पहले भी मैंने कहा है कि हम लोग दोनों जब एक जगह बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, एक फोल्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम एडजस्टमेंट ही न करेंगे। हम महागठबंधन के तरफ मार्केटिंग नहीं न करेंगे। जो उनका उम्मीदवार था वो उन्होंने दिया, जो मेरा जगह था वो मैंने दिया। जो सूट करेगा वही न चलेगा। कुछ हम दिए, कुछ वो दिए, हमारा फोल्ड तो एक है ना। इसको इस तरह, इस नजरिए से देखा जाए ना। अच्छा, मतलब ये है कि आप लोगों ने बांट लिया आपस में कि भाई इस वर्ग का ख्याल हम रखेंगे, उस वर्ग का ख्याल आप रखिए, और तीसरे वर्ग का ख्याल एलजेपी रख ले, और सामंजस्य स्थापित होते हुए सभी वर्गों का ख्याल हम रख लेंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं संजय जी, फिर थोड़ा हम लोगों को भटका हो रहा है। हम लोगों ने वर्ग पर नहीं समझना चाहता है सर, सबका साथ, सबके विकास वाले लोग हैं। जो हमारे एलआई, देखिए हम एलआई पार्टी को ही नहीं करते हैं कि औरंगाबाद के सीट है तो आरजेडी के लोगों ने भेज दिया स्पॉन्सर करके जीतन मांझी के थ्रू, ये बाबू साहब के कलेजा पर मूंग के दाल दरने के लिए, और निखिल जी हम ये नहीं करते। हम लोग जो उनको मन है, जो हमारा मन है, दोनों मिलकर तय कर लेते हैं। चुनाव तो सब लड़ेंगे, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, अपर कास्ट को, सबको लड़ना। उसमें हम लोगों ने बैठ के सेटल कर लिया। हम लोगों ने बाजार भाव नहीं देखा है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार, एक जो मन में यूं ही आम आदमी का सवाल उठता है, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक वजूद है, और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है यदि कार्यकर्ता की बात करें, और जो इनके अपने दावे हैं, और ये सबका साथ सबका विकास का नारा भी बीजेपी का ही है। तो उसमें जब 17 सीटों के बंटवारे को देखते हैं, मतलब 17 कैंडिडेट के, तो उसमें सबका साथ सबका विकास आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिखता है। और ठीक है कि ये अपने तरीके से चीजों को कहते हैं कि ऐसा हमने किया नहीं है, लेकिन जब सीटों को देखेंगे तो चीजें तो दिख रही है कि आपने अगड़ों को सबसे ज्यादा सीट दिया। ठीक है, जेडीयू को और एलजेपी को लेकर के आप चाहे जितना सामंजस्य की बात कर लें, और यह भी दिख रहा है कि
अगर भाजपा ने अगड़ों पर दांव लगाया तो जेडीयू ने पिछड़ों पर दांव लगाया, अति पिछड़ों पर दांव लगाया। और अगर एलजेपी को देख लिया जाए तो 3 सीट तो ऑलरेडी उसके सुरक्षित है। तो चीजें तो दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है। अब अगर इन लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तब तो ठीक है कि अच्छी बात है भाई कि हम लोग एक अलायंस में हैं और कल हमारे ऊपर उंगली न उठे अगड़ा पिछड़े का, दलित का, तो इसके लिए हम लोग अपने तरीके से एकोमोडेट करें कि आपके उम्मीदवार अधिकांश अति पिछड़े से होंगे या पिछड़े से होंगे, आपके उम्मीदवार दलित को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके उम्मीदवार अगड़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एकोमोडेशन बन गया होगा तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर पार्टियों को बांट बांट करके देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के उम्मीदवार रखी, अच्छा क्यों जेडीयू किस तरह का उम्मीदवार उतार रही है की सबसे बड़ी और एलजेपी किस तरह के उम्मीदवार उतार रही है, तो चीजें तो दिखती है यहां। देखना तो पड़ेगा ना सर, क्योंकि भारतीय जनता हाँ पार्टी ठीक आप बता रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनको तो सीटिंग का भी ख्याल रखना था कि जो हमारे सीटिंग कैंडिडेट हैं उनको अगर ये टिकट काटते इस नाम पर कि चूंकि आप अगड़ों का रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर पार्टी में एक विद्रोह की स्थिति हो जाती। इसलिए भाजपा ने इसका ख्याल रखा कि जब अलायंस के तहत हमने 5 सीट दे दिया जेडीयू को और मेरे पास जब 17 सीट ही बच गए तो उसमें हमको अगड़ों को एकोमोडेट करना पड़ेगा। ठीक। समीर जी माफी चाहूंगा, क्या कांग्रेस महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पूरे और पक्के तौर पर संतुष्ट है? क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से, अब सूत्र तो खैर हम नहीं रिवील करेंगे, लेकिन जो गाये बगाए खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि कांग्रेस को अभी भी कुछ सीटों पर जिच है और एक बार फिर से शायद पुनर्विचार करने की जरूरत पड़े। उसमें औरंगाबाद को भी शामिल कर लीजिए। नहीं, आप सही मायने में कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां सैक्रिफाइस कांग्रेस ने किया, जहां सैक्रिफाइस आरजेडी ने किया, जब आप एक तरफ कर रहे जिनको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिला, तो सैक्रिफाइस कांग्रेस ने भी किया है और आरजेडी ने भी किया है। निश्चित तौर पे ये मार्केटिंग करके जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज रही है और आगे भी 40% कम से कम ये लोग सीट दे दिए अपर कास्ट को। और डॉन टोडन को जो अभी संजय भाई ने कहा कि ये ध्यान दिया गया कि जदयू वाले थोड़ा इलेक्शन 1 को ज्यादा ध्यान दिए हैं, ये अपर कास्ट पे बीजेपी वाले ज्यादा ध्यान दिए हैं, तो कांग्रेस को भी तो वही है जो कांग्रेस का मेन था वोट बैंक, उसी को कैप्चर करने के लिए ना बीजेपी इस तरह से हथकंडा अपना रही है। केवल उस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपको लग जाएगा कि मार्केटिंग के बल पर ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, स्नो पाउडर पर ज्यादा चमकीला नहीं रह सकता है। जो धरातल की बात है, आरजेडी कांग्रेस पुनः धरातल पर उस चीज को कर रही है और उसके बाद निश्चित तौर पे विद्रोह बीजेपी में होगा, जदयू में होगा, बांका की तरह। बांका में स्टार्ट हो गया है, बड़े खगड़िया से लेकर के पूरे बड़े नॉर्थ से लेकर के सब जगह इनका विरोध शुरू है। जदयू बीजेपी वाले को हराएंगे, बीजेपी वाले जदयू को हराएंगे, और अलग अलग अभी 10 जगह कैंडिडेट इनका खड़ा हो चुका, खड़ा करने का प्लान कर दिया और उसी में ये लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में परेशान है, चूंकि बेस लाइन पर जो चलना चाहिए वो नहीं चल करके जदयू कुछ और चाह रही है, लोजपा कुछ और चाह रही है, अपने कुछ और चाह रहे हो कुछ और रहा है, तो अच्छे अच्छे लोग वहां कट रहे हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पे सैक्रिफाइस करके आप लोगों ने किया तो वो सैक्रिफाइस, कम सीटों पे एनडीए ने किया तो मार्केटिंग, आरजेडी 40 सीटें लड़ सकती समीर जी मिनिमम सीट पर लड़ रही है। समीर जी, आप लोगों ने जो भी किया वो सैक्रिफाइस है। बेशक वीआईपी को आपने 3 सीट देने योग्य मान लिया, और ऐसे त्याग को तो खैर पूरा बिहार नमस्कार करता होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। औरंगाबाद जो आप पारंपरिक सीटें थी कांग्रेस की, जो उम्मीदवार खड़े आगे पुरुष पार्टी का उसको आपने हम के खाते में डाल दिया और उनके लिए डाल दिया जो अभी जुम्मा 7 दिन पहले हम पार्टी में ज्वाइन किए जेडीयू से आकर सिर्फ टिकट लेने के लिए। अच्छा खासा आप लोगों ने त्याग किया है सर, अच्छी बात है, शुभकामना। तो नवल जी, आप लोग जरा मार्केटिंग कम कीजिए। जैसा कि समीर जी बता रहे हैं कि आपके अपने घर में बहुत अंतर्कलह हो चुका है।
हमें बाका का दिया, बाका पर केवल चर्चा कर लीजिए तो पता चल जाएगा। 10 लोकसभा पर हम चर्चा कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है नवल जी सुन लेते सर। 10 का 40 पर आप तो 10 बढ़ा के 50 भी कर सकते हैं मार्केट में अगर दाम लगता। देखिए मैं एक बात मैं बता देता हूं संजय जी, हम लोगों ने 1 महीना पहले अपने एलाइव पार्टियों के साथ सहर्ष स्वीकार करते हुए हम लोगों ने बांट दिया। हमारा सीट जो कह रहे हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट, हमारा सीट कहां बच रहा था? हमारा तो सब सिटिंग कैंडिडेट थे, तो सिटी कैंडिडेट को कहां हम भेज देते, कहां हटा देते? भेज दिया ना सर, एक को बेगूसराय आपने भेज दिया। जिनको जनाधार पर होना चाहिए था वो हमारे एलाइव पार्टी ने दिया है। एक को तो बेगूसराय आपने भेज ही दिया ना। क्या एक कैंडिडेट को तो बेगूसराय आपने भेज ही दिया, नवादा से सिटिंग एमपी थे। नहीं दिया। अब जब हम एलाइव पार्टी को अब इन्हीं के देखिए ये लोग जैसे महागठबंधन वाले वो जीताराम मांझी के थ्रू निखिल बाबू को सीट हड़प लिए, वैसे हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग क्या तो है कि ये एलाइव पार्टी को सीट जाएगा तो यहां से यहां तो हम शिफ्ट करेंगे ही ना, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये हमारे यहां नो प्रॉब्लम, इनके यहां प्रॉब्लम है। हमको यह लगता है कि आज भी संजय जी जिस तरह से कम्युनिस्ट और माले इनसे अलग हो गया, कांग्रेस को भी थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देखकर थोड़ा सा भी शरीर में पानी होगा, थोड़ा सा भी अपने प्रतिष्ठा का, कहते हैं हम बड़ी पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, थोड़ा सा भी ख्याल होगा तो वो आदमी महागठबंधन में आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आप एक आध दिन में देख लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और एक बात और है, ये लोगों को तो बाजार ही बनाना था, मार्केटिंग करना था, जीतना तो है नहीं, जीतना तो हम लोगों को है। इस बार इनको खाता नहीं खुलेगा बिहार में। ये जो मार्केटिंग करके टिकट बेचने वाले लोग हैं, ये त्याग किया है जो सर। अपमानित करते हैं लोगों को भाया मीडिया लगा के, उनको इस बार बिहार में 1 सीट नहीं मिलेगा संजय जी। अरे इनको 1 सीट नहीं मिलेगा। अपने कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को 1 सीट भी नहीं मिलने जा रहा है, जो लड़ाई इनके। अरे समीर जी आप कह चुके हैं 5 सीट हम छोड़ रहे हैं। हमारा एलाइन 40 में 40 सीट। लेकिन समीर जी उदारवादी आपसे ज्यादा निकले, उन्होंने शुरू में ही आपके लिए 5 सीट छोड़ दिया था। 5 सीट हमें दिया है, 5 सीट। आप तो एक भी नहीं देने को तैयार है साहब। शुरू में ही 5 सीट इतना आप ये कह रहे हैं 45 को पर चुनाव क्या ही लड़ेंगे? 40 को तो हम जीतने लेंगे तो 5 को इनको कहां से आएगा? सोचिए हम अपोजिशन बना के इनके लिए अच्छा सोचते हैं तो 5 सीट मिले, यही हमारे लास्ट टाइम तो 4 को कंधा लगाने के लिए इधर उधर से आया था, इस बार वो नहीं आने देंगे। चलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास किया है, जो गरीबों के लिए इंश्योरेंस 5 लाख का दिया है, जो गरीबों के लिए योजना दिया है, उसका परिणाम आप देखेंगे। ठीक सर, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, दुनिया भी देखेगी। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम एक गाना था बॉलीवुड में, लेकिन डोंट वरी बी हैप्पी का मामला है क्या एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए? नहीं, ऑल इज वेल का मामला नहीं है, चूंकि थोड़ा चीजें उलझी हुई है। ठीक है, बात चाहे जितनी अच्छी कर ले, ठीक बताया समीर महासेठ जी ने कि पुतुल सिंह ने वहां विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो अगर बांका से उनका पुतुल सिंह का टिकट जैसे ही कटा, चाहे जिस वजह से कटा, तो उनको विद्रोही तेवर या बगावती तेवर नहीं अपनाए चाहिए। दूसरी तरफ ये जो समीर भाई कह रहे थे, होता क्या है कि अगर खाने के कॉम्बिनेशन में चटनी की मात्रा बहुत बढ़ जाए और दाल काफी घट जाए और चोखे की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो सवाल वहां भी होता है। चूंकि लोग कहता है कि भाई अब ठीक है, तो चटनी तो ज्यादा बढ़ा दिए, चोखा ज्यादा बढ़ा दिए, तो इनके यहां भी कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें दिख रही है जिसका बार बार आप इनको हैमर कर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज आपने वीआईपी के अंदर देख ली या दूसरी पार्टियों में देख ली कि उनको इतना आपने बढ़ा दिया, और कांग्रेस के कद को इतना लोग चिल्लाते रहे तब भी उसके कद को आपने थोड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। तो 3 सीट है दोनों जगह का। पप्पू यादव उधर अपना ये कर रहे हैं। खैर, मैं धन्यवाद करता हूं नवल जी आपका, बहुत धन्यवाद समीर जी आपका। बिल्कुल। और सही डॉक्टर संजय कुमार आप बने रहिएगा, थोड़ा झारखंड भी चलेंगे, वहां भी समझेंगे चुनावी दंगल का क्या माहौल है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी तो आरजेडी को बाय बाय कह चुकी हैं और बीजेपी में शामिल हो चुकी है, लेकिन वहां भी बहुत सारी उलझनें अभी बची हुई है।
जल्द लौटते हैं। मुद्दे या मुद्दे पर राजनीति। मैं बता, बिहार की बात है, हम लोग जब सरकार में आए थे तो लाखों गांव में बिजली नहीं थी, करोड़ों घरों में बिजली। मौका या मौका परस्त। हम उसके साथ पैरेलल खड़े होते नजर आ रहे, कुछ नहीं। मैं राजनीतिक विश्लेषण करूं, हम सवर्ण को छोड़ करके देश को आगे नहीं बढ़ सकते। कौन कितने पानी में, लोगों को यकीन नहीं। इस देश की लोकतंत्र ये रंजीत रंजन जी चौकीदार चोर है, ये शब्द अच्छा है। तो राहुल गांधी को कुछ अशब्द कहे बगैर हमारी पार्टी होती है गहराई से पड़ताल। मुद्दा यूं ही आप देख रहे हैं समय शिखर। झारखंड में एनडीए की गांठें तो सुलझी नजर आ रही है, मगर महागठबंधन की गांठें अभी भी उलझी हुई है। सीटों का बंटवारा हालांकि हो चुका है और आरजेडी एक सीट मिलने से बेहद नाराज भी दिख रही है। पार्टी ने आगे विचार करने का फैसला सुना दिया है। उधर आरजेडी को एक बड़ा झटका भी लगा है। झारखंड में पार्टी का एक बड़ा चेहरा थी अन्नपूर्णा देवी, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। गिरिडीह से एजेएसयू ने सीपी चौधरी को टिकट दिया है, यानी एनडीए की तरफ से बंटवारे में फिलहाल किचकिच उतनी नजर नहीं आ रही है। हालांकि अर्जुन मुंडा खूंटी से लड़ने के अपने तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कड़िया मुंडा के बदले पार्टी ने उन्हें स्वेच्छा से चुना है। बहरहाल अब लड़ाई तो होगी, कुछ जगहों पर सीधी तो कुछ जगहों पर अपनों के ही बीच। झारखंड की राजनीति पर हमारे साथ चर्चा के लिए कई खास मेहमान आ चुके हैं। चर्चा करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में महागठबंधन के सीट बंटवारे के बाद घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन ने आरजेडी को एक सीट दी है, जबकि आरजेडी शुरू से ही 2 सीटों की मांग कर रही थी। आरजेडी ने कहा है कि अगर 2 सीटें नहीं मिली तो पार्टी आगे विचार करेगी। गठबंधन के नेताओं ने हम लोगों को इग्नोर करने का काम किया और जो प्रेस मीडिया को जो पत्र उन्होंने दिखलाया कि यही सहमति पत्र है सीटों का समझौता का, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का कहीं उस पत्र में हस्ताक्षर नहीं है। हमारी सहमति पत्र पर हमारी सहमति नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक सीट का लॉलीपॉप हमको दिखा रहे हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम दोनों सीट पर लड़ेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो अन्य सीटों पर भी हम एक्सरसाइज करेंगे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4, बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को 2 और आरजेडी को 1 सीट दी गई। साथ ही एक मुस्लिम प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने की घोषणा की गई। पलामू लोकसभा सीट आरजेडी के लिए छोड़ी गई है। महागठबंधन की सीटों के बंटवारे के समय आरजेडी गायब थी, यानी आरजेडी नाराज है। अन्नपूर्णा देवी के दल बदल की खबर पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में जाने से महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई, कोई पार्टी नहीं शामिल हुआ है, उसकी राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं शामिल हुआ। तो राष्ट्रीय जनता दल के ठीक है वो अध्यक्ष थे, अभी उनका मामला है, उनकी पार्टी में क्या असर होगा कि वो लोग जाने। इधर एनडीए की ओर से एजेएसयू ने गिरिडीह में सीपी चौधरी को मैदान में उतारा है। बीजेपी विजय संकल्प सभा का आयोजन शुरू कर चुकी है। पार्टी के नेताओं की ओर से बयान सुनिए तो फिर वही पाकिस्तान। गठबंधन को जिताना अर्थात पाकिस्तान को जिताने के बराबर है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना हिंदुस्तान को जिताना और लोकतंत्र को जिताने के बराबर है। इसीलिए आज के विजय संकल्प सभा में
हम सब लोग को यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है। करिया मुंडा को टिकट क्यों नहीं, तो इसका जवाब भी अर्जुन मुंडा ने वही दिया जो आमतौर पर देना होता है। टिकट मिले ना मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें से कड़िया जी ने एक सहज सरल और हमेशा संगठन के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लंबे कालखंड का अनुभव है। उन्होंने कहा कि जो सबके सामने है, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। बहरहाल महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में महागठबंधन के दलों के बीच होने वाली सीट शेयरिंग में अब तक 6 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम तय हुए हैं। इधर माले ने कोडरमा से पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार यादव और पलामू से सुषमा मेहता को उम्मीदवार बनाया है। जहां से इन्होंने किसी दूसरे दल को दिया है, वहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की जिम्मेदारी भाकपा माले के कंधों पर है। पिछले चुनाव में ही हमने साबित कर दिया था। मोदी लहर में हमारे साथी 2.5 लाख से ज्यादा वोट ला करके जबरदस्त चुनौती पेश करने का काम किया था, और इसलिए इस बार के कोडरमा में बिल्कुल स्पष्ट हो कि वो गठबंधन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। अब झारखंड में भी सब कुछ आसान नहीं है। लेफ्ट पहले से ही अलायंस से आउट है, आरजेडी अलग से आंखें दिखा रही है। उधर एनडीए की यदि बात करें तो साफ साफ एक बयान आ रहा है कि महागठबंधन को जिताना है तो पाकिस्तान को जिताना है, और एनडीए को जिताना है तो हिंदुस्तान को जिताना है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के तौर पर भी हम अपने गठबंधन को देखने की कोशिश करें, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं रांची स्टूडियो में। सुप्रिया भट्टाचार्य, आप महासचिव हैं जेएमएम के, आपका बहुत स्वागत है। दीनदयाल वर्णवाल जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र कुमार, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप हमारे साथ पटना से बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुप्रियो जी, ये आरजेडी को लेकर उलझने थोड़ी ज्यादा नहीं गहरी होती जा रही हैं? उलझने नहीं है, जो उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व थे उनके साथ में बात हो रही थी, और एक जब सहमति बन गई उसके बाद ही हाँ ठीक है, इसमें तो गठबंधन होता है जब, तो देखिए जो जितना स्टेक लेके चलेगा उस पर गठबंधन फील नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत बड़ी एक सैक्रिफाइस की है इस गठबंधन के लिए। हमारे 5-5 विधायक हुआ करते हैं चाईबासा में, उस सीट को हमने अपने गठबंधन के साथियों को छोड़ा है। तो कुछ सैक्रिफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा गठबंधन में, नहीं तो फिर गठबंधन नहीं हो पाएगा। पैरेलल कभी गठबंधन नहीं होता है, थोड़ा ऊंचा नीचा होने से वो फिर एक गांठ में बनता है। इसलिए हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि आरजेडी के तरफ से अब कोई मामला होगा नहीं। आरजेडी को जो पलामू सीट है, आरजेडी उस पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या है ना सुप्रियो जी, थोड़ी त्याग की परिभाषा ना 2 राज्यों के बॉर्डर पे आकर बदल जा रही है। आरजेडी वहां पर अपने अलायंस को बिहार में कहती है कि भाई हमने बहुत त्याग किया, हमने बहुत त्याग किया, इसलिए आप लोग समझिए। यहां आप कहते हैं कि हमने बहुत त्याग किया, आरजेडी समझे। समझने को तैयार नहीं साहब, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम इस पर नहीं मानेंगे। संजय जी, आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है। जब कोई इस तरह की बात करेगा कि गठबंधन में रहेंगे लेकिन हम समझेंगे नहीं, तो उसको फिर जनता समझा देती है। ये जनतंत्र है ना, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बहुत समझदार लोग हैं आरजेडी के लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पलामू सीट पर हम लोग एक होकर राजद का वो सीट और वो यूपीए का सीट है, उसकी जीत को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, लेफ्ट को तो आप लोगों ने पहले ही धन्यवाद यात्रा पर भेज दिया है, तो ये कहीं न कहीं परेशानी थोड़ी बढ़ेगी क्या चुनाव के मौके पर, क्योंकि कई सीटों पर वामपंथ का अपना भी एक स्टेक तो रहता है। निश्चित तौर पर हम लोग अंतिम समय तक, आप देखे होंगे कि दिल्ली में जब हमारे नेता हेमंत जी गए थे, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं डी राजा साहब के साथ बात हुई, कांग्रेस के लोगों के साथ उनकी बात करवाई गई, और उसमें एक बातें तय हुई कि ठीक है, हम लेफ्ट को समान रूप से एकोमोडेट करेंगे। और कल का जो हम लोगों का साझा जो एक लिखित बयान आया है, जितेंद्र जी बता पाएंगे, उस कॉन्फ्रेंस में वो भी थे, उसमें सभी दलों ने एक बात को कहा है
कि हम लेफ्ट को एकोमोडेट करना चाहते हैं, बशर्ते लेफ्ट एक तय कर ले कि एक सीट, क्योंकि 14 ही सीट है यहां पर, कोई बहुत बड़ा सीट वाली स्टेट नहीं है, तो कोई एक स्टेट आप तय कर लो, उस स्टेट को कांग्रेस के हिस्से से कांग्रेस ने कहा है कि हम एकोमोडेट कर लेंगे। और उस पर जो एक सहमति पत्र बनी है उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि हम अगले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को एक सम्मानजनक तरीके से इस गठबंधन के पार्ट और पार्षद रखेंगे। इस बात के लिए हम लोग कमिटेड हैं। दीनदयाल जी, आपके गठबंधन में तो खैर एक तस्वीर तो बड़ी डे वन से साफ रही है कि बीजेपी एजेएसयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें बहुत कुछ जिच नहीं है। लेकिन बयानों को लेकर तो अजीब अजीब बयान सब आने लगे। भाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष ही कहते हैं कि महागठबंधन को जिताना पाकिस्तान को जिताना है। साहब, ये लोग भारतीय नागरिक है सर। संजय जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि सेना के शौर्य पर विपक्षी किस प्रकार से प्रहार कर रही है। यह देश के साथ समझौता करना किसी भी देशवासी को गवारा नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस जनों को लगातार कोई न कोई बयान इस तरह का देना ताकि देश खंडित हो, देश में लोग कंफ्यूज करें, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे तरफ से आप जब देखेंगे सर, क्या है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बगल में बैठे हुए हैं, महागठबंधन का हिस्सा वो भी हैं, और आदिवासी आंदोलन को आवाज देने वाले कालांतर में, मतलब आजाद भारत का यदि हम बात करें तो उसमें बड़ी भूमिका रही है गुरुजी की, शिबू सोरेन की। और आप कह रहे हैं कि शौर्य के साथ समझौता करने वाले लोग हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि नहीं, मैंने कहीं से भी गुरुजी का नाम नहीं लिया है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले आइए कि जब एकता, देखिए सबसे पहले तो महागठबंधन आप बोलना बंद कर दीजिए साहब, चूंकि अब हट गया है। आप तय मत कीजिए, हम क्या बोले, आप मत बोलिए। 5 पार्टी में 2 रहा ही नहीं, 2 आज भी बगावती तेवर है, तो अब गठबंधन बोल सकते हैं, गठबंधन बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस गठबंधन में कहीं भी एक विश्वास नहीं है, कहीं भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, एक अलग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2 सीट का ऐलान करते हैं, एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो 2 सीट का ऐलान करते हैं, तो कहीं से भी अब जनता सब समझ चुकी है झारखंड का। और झारखंड की जनता ने आपको समझना चाह रही थी फिलहाल वो सुप्रियो जी को हमने बुलाया हुआ था महागठबंधन के बिहार पर, उनसे हम बहुत कुछ सुन को लगाया है। आप अपनी बात बताइए ना, वो ज्यादा जरूरी है। जब हमने आपसे सवाल किया तो आपको लेकर वही बात मैं बता रहा हूं। नहीं सर, आप महागठबंधन का भी ठेका लेकर बैठ गए। हम एनडीए की बात करना चाह रहे थे आपसे। नहीं, झारखंड में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में तो चर्चा अनिवार्य है। ठीक, वो अनिवार्य के बिना वो चर्चा से बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि एनडीए एकजुट है, और चूंकि हमारा पार्टी अनुशासित पार्टी है, और आप देखेंगे कि आने वाले कल में 14 के 14 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यहां झंडा फहराएगा। नहीं, वो तो ठीक है सर। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? पहले हम जरा आपसे विश्लेषण समझ लें कि झारखंड में एक बात तो सही है कि एनडीए के पास बहुत तरह की उस तरह की परेशानी नहीं है झारखंड में, कम से कम। लेकिन महागठबंधन को लेकर जिस तरह से आज फिर एक आरजेडी की नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरजेडी को झटका दिया, बीजेपी में शामिल हुई हैं, क्योंकि सीटों को राजनीति महत्वाकांक्षा का खेल है, ये तो अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। तो बीजेपी में उनका भला होगा संभव, तो इसलिए वो बीजेपी चली गई। तो इस वक्त महागठबंधन को लेकर झारखंड में क्या सोच बन रही है, परेशानी कितनी है, या किस हद तक सुलझती नजर आ रही है? देखिए, महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों बीमार है। किसी को सर्दी है तो किसी को खांसी है। अच्छा, महागठबंधन में बाहर से आरोप और प्रत्यारोप या उनके बीच में विवाद हो रहा है, और एनडीए में अंदर से विवाद हो रहा है। अब रामटहल चौधरी विरोध में बोल रहे हैं, रविंदर पांडे का टिकट कट गया, वो भी विरोध में बोल रहे हैं। तो यहाँ अंदर से विरोध है, वहाँ बाहर से विरोध है, यही मूल बात है। और सबसे मूल बात यह है कि राजनीति में अब कोई नीति नहीं है। तो जब कोई नीति नहीं है
वही राजनीति है। अब सब इस सारे बीमारी का जड़ ये है कि कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो 5 साल तक इस उम्मीद से काम करता है, झंडा ढोता है कि हमको टिकट मिलेगा, और पार्टी शुरू में किसी नेता या कार्यकर्ता को कहती नहीं है कि यहां से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लास्ट आवर में वो या तो प्रत्याशी बदल देता है या दूसरे किसी दल का प्रत्याशी ले आता है। तो जो 5 साल कार्यकर्ता झंडा ढोता है, जो टिकट के उम्मीद में काम करता है, उसका विरोध स्वाभाविक है। और ये राजनीति, भारत के राजनीति की आवश्यक बुराई हो गई है, जिसका इलाज जनता ही कर सकती है। राजनीतिक दलों से इसका इलाज संभव नहीं दिखता है। जी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार में जब विश्लेषकों का मनो मस्तिष्क क्या कहता है झारखंड की राजनीति को लेकर, क्योंकि ये बड़ा देखने वाली बात तो है कि अंतरकलह एनडीए में है, खासकर बीजेपी में, और बीजेपी का अंतरकलह जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उसी को लेकर है। अब ये चीज पार्टी के नेता लोग भूल जाते हैं कि बीजेपी ने कितनी बार कई मौके दिए उन नेताओं को, फिर भी हर बार उन्हीं को मिले और घाट घेर कर वही बैठे रहे। ये भी लोग सोचने लग जाते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप लोग? पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ठीक है, वो कभी उसका प्रतिनिधि बन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, मेंबर ऑफ असेंबली बन जाए, लेकिन पार्टी बड़ी होती है। और जब पार्टी चीजों को तय करती है तो वहां पर बगावत या विद्रोह की बहुत गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर कोई नेता जो लगातार 5 वर्षों तक किसी लोकसभा को, विधानसभा को सींचते रहे, उनके एक जमायत रही, कार्यकर्ताओं के एक प्रतिबद्धता रही उनके प्रति, उनके काम के प्रति लोगों का भरोसा रहा, और वैसी स्थिति में आप उनके टिकट को काट देते हैं और एक नए व्यक्ति को इसलिए लॉन्च करते हैं कि उनके कद को छोटा करना है या उनको एहसास करा देना है कि भाई ठीक है, सब कुछ आपने किया लेकिन चीजों को हम तय करेंगे। ये कार्यकर्ता, ये आपकी प्रतिबद्धता, ये विकास के नए आयाम बहुत मायने नहीं रखता है। तो वहां पर पार्टी के लिए आत्मघाती कदम होता है। और वही जो व्यक्ति जब बगावती तेवर अपनाते हैं, जब विद्रोही बोलने लगते हैं, तो एक तो कि उनको घाटा होता है और दूसरा विरोध में प्रतिपक्ष को हमलावर होने का मौका मिलता है। और कभी कभी तो उसका लाभ भी मिल जाता है जब चुनाव में उनके बगावत की वजह से जो एक अंदर अंदर जो इनर करंट होता है उस कैंडिडेट के खिलाफ। जी, सुप्रियो जी, आरजेडी और लेफ्ट, फिलहाल तो यही दो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और उनको समझाने मनाने की क्या वाकई पूरे और पक्के तौर पर कोशिश हो गई है या हो जाएगी, या कहीं कुछ आशंकाओं की एक लकीर भी सामने खिंची हुई नजर आ रही है? नहीं संजय जी, समझाने बुझाने की बात नहीं है। सभी लोग समझदार हैं, मैच्योर है इनफ, और सबका एक लंबा अनुभव रहा है। झारखंड में उनकी एक कहीं न कहीं उपस्थिति रही है। इसलिए जो अभी के जो हालात हैं, जो प्राथमिकता है कि देश के संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों को उनके बुनियादी मुद्दों से मरगलाया जा रहा है, 5 साल पूर्व किए गए वादों की कोई उपलब्धि नहीं सामने आ पा रही है, और देश को एक अंधा की तरह उसको एक हाँका जा रहा है। आप बताइए, 21% जो वोट लेकर आया है वो खुद को सेल्फ सर्टिफाइड करता है कि हम ही एकमात्र देश के साथ है, और जो 69% जो आबादी है जो देश के लिए मरता है, मिटता है, और जो 21% जो वोट लाए थे, उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा माफीनामा लिखा है ब्रिटिश हुकूमत के सामने में। वो लोग आज सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। मुद्दे की बात कीजिएगा, बेरोजगारी कहाँ है, किसान कहाँ है, झारखंड में जमीन की लूट जो हो रही है, कॉर्पोरेट घराने का लगातार घराने से प्रवेश हो रहा है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, पीएसयू है, उसको आप बेचते रहे, एयरपोर्ट बेच दे रहे, रेलवे स्टेशन बेच दे रहे। इन सवालों पर बात नहीं होगी। बात क्या होगी? जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो देश का द्रोही होगा। कौन सा मजाक बनाकर रखे हैं? इसलिए इस चुनाव में कि ये गंभीर चुनौती है, उस गंभीर चुनौती का समझती है सभी राजनीतिक दलों ने, और सबने इस बात को रियलाइज किया है, और एकजुट होकर इस बार एनडीए को कैसे परास्त किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है।
इसका जवाब तो इनसे लेना ही होगा। दीनदयाल जी बता ही दीजिए, क्योंकि आप पर कई तरह के आरोप एक साथ लगाए गए हैं। नहीं, ये एक ऐसा आरोप है संजय जी कि जब लगता है इंसान को कि हमारी बौखलाहट है और हम अब लूट तंत्र का अरे आप बताइए ना, गलत है कैसे गलत है ये तो समझाइए ना। आती है आप उन्हीं पर सवाल हो रहे हैं। किया है झारखंड में, ये सर्वविदित है, आपने ही दिखाया है अपने चैनलों पे। तो मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको भी समय आएगा, आप ही बोलेंगे जेल को, अरे भाई जिसके साथ आप हैं वो अभी भी जेल में है और अभी भी जेल में उसको मनाने जा रहे हैं। मुद्दा यहाँ नहीं है संजय जी। अच्छा, वहाँ मतलब बेरोजगारी मुद्दा नहीं है झारखंड को, देश को कैसे लूटपाट किया जाए और उस लूटपाट का हम हिस्सा कैसे बने, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर जब भी हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि जमीन की लूटपाट किसने किया, जमीन का लूट। ठीक, जितेंद्र जी ये बताइए कि झारखंड में इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे खास होंगे 30 सेकेंड्स में। जितेंद्र जी आप बताइए। एक एक दिन में 10 समस्या किसने किया है, ये सर्वविदित है। ये समय आएगा एक बार दीनदयाल जी रुकिए, बताएगी और ऐसे दलों को जनता। दीनदयाल जी रुकिए, बगल में वरिष्ठ पत्रकार बोलना चाह रहे हैं, रुक जाइए। मुद्दे बिल्कुल लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। एनडीए और भाजपा ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जनता के बीच जाएगी, और महागठबंधन जो है वो यहाँ का जल जंगल जमीन और स्थानीय नीति से लेकर डोमिसाइल तक के बातों को लेकर जनता के बीच जाएगी। यही दो मुद्दे हैं। रोजगार होगा मुद्दा, रोजगार सबके मुद्दे होंगे, वो एनडीए का भी मुद्दा होगा, यूपीए का भी मुद्दा होगा जी। गरीबी हटाओ, रोजगार लाओ, ये आम मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा होगा, महागठबंधन का मुद्दा होगा जल जंगल जमीन, स्थानीयता, डोमिसाइल, और एनडीए का मुद्दा होगा देश की सुरक्षा, स्वतंत्रता, देश की रक्षा, देश का विकास। ये एनडीए का मुद्दा होगा। नहीं, बलिदानी किसको करते हैं, बलिदानी करते हैं। चलिए सर, मैं डॉक्टर कुमार माफी चाह रहा हूँ, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, मुझे वाइंड अप करना है। दीनदयाल जी बहुत धन्यवाद, सुप्रियो जी आपका बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर संजय कुमार आपका। लेकिन चुनावी जंगल के इस माहौल में विश्वास मानिए, झारखंड में जंगल एक भावनात्मक मुद्दा है, जल भी भावनात्मक मुद्दा है और जमीन भी भावनात्मक मुद्दा है। रही बात युवाओं के लिए, रोजगार दोनों घटकों के लिए है। एनडीए बताएगी कि उन्होंने कितने रोजगार उत्पन्न किए, ये बताएंगे कि कितनी बेरोजगारों की फौज लंबी पड़ी हुई है। जाहिर है बहुत ज्यादा एक दूसरे को घेरने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन महागठबंधन की अपनी मुसीबत है, क्योंकि उनके जो आपसी घटक दल हैं उनके बीच समावेश अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। 11 अप्रैल को प्रथम चरण चुनाव होने हैं, लेकिन यहां पर महागठबंधन के बीच अभी भी उलझनें गहरी होती गई हैं। विश्वास मानिए, यदि लेफ्ट और आरजेडी महागठबंधन से अलग जाता है तो उसका एक सांकेतिक असर भी इस गठबंधन पर पड़ेगा और उसका संभवतः नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल नमस्कार।